कोड याद हो गया था कि चांदनी को हो गया? ठीक है। हाँ आप बताइए, आप क्या बताए थे? हाँ सर, हम ये बोल रहे थे कि जो पॉल्यूशन होता है इंग्लिश में पढ़ते हैं, ठीक है, हम आपसे होता है क्या है, उसके टाइप क्या, मतलब कितने टाइप होते हैं, वो कैसे होते हैं, और जो मतलब जो टॉक्सिकोलॉजी होता है हम उसमें ये पढ़ते हैं कि मतलब वो कौन से टॉक्सिक हैं, मतलब हम पूरा टॉक्सिक के बारे में पढ़ते हैं, बस टॉक्सिक के बारे में क्या है, मतलब कौन से टॉक्सिक हैं, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें, जैसे मर्करी हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में हम उसमें पढ़ते हैं टॉक्सिकोलॉजी में। मतलब जो जो टॉक्सिक से होते हैं पॉल्यूशन, उसमें हम मेनली टॉक्सिक को पढ़ते हैं, और उसमें क्या है पॉल्यूशन, कितने टाइप होते हैं, कैसे होते हैं, उनके हाँ मतलब नुकसान क्या है, ये। बैठिए, और कोई बताना चाहता है? बैठिए, ठीक है, और कोई बताना चाहता है? देखो, एक चीज़ है क्या, पॉल्यूशन, और दूसरा क्या है, टॉक्सिकोलॉजी। ठीक, पॉल्यूशन या फिर हम कह सकते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, और दूसरा क्या हो गया, टॉक्सिकोलॉजी। हम पूछ रहे हैं कि इसमें भी मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर डिफरेंस नहीं है तो फिर जो 1962 में थे ना, क्या नाम था उनका, क्या नाम था, रैकेल कार्सन। 1962 में जब उन्होंने साइलेंट स्प्रिंग लिख करके और लोगों का ध्यान टॉक्सिकोलॉजी की तरफ आकर्षित किया, बताया कि ये भी जो है क्या है, बड़े ख़तरनाक केमिकल्स हैं जिस पर हम ध्यान नहीं दे रहे, ये साइलेंटली नुकसान पहुंचा रहे हैं हम लोगों को। तो ये रैकेल कार्सन की बुक थी ना, रैकेल कार्सन, इन 1962 इनकी बुक थी जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग। तो इस बुक के ज़रिए इन्होंने सबसे पहले टॉक्सिकोलॉजी के ऊपर ध्यान आकर्षित किया। तो अगर हालांकि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में और पहले से लोग जानते हैं, तो अगर इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता या फिर ये कोई अलग से स्ट्रीम ना होती बायोलॉजी की या साइंस की, तो इसके बारे में अलग से जानने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ही काफ़ी था। तो देखो, दोनों में फ़र्क ये है कि सपोज़ कि ये इंडस्ट्री है, क्या है, इंडस्ट्रीज़, और दूसरा मान लेते हैं फार्म्स मान लेते हैं, यानी एग्रीकल्चरल लैंड जिसे कहेंगे हम, क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चरल लैंड्स, यानी जो कृषि वाली भूमि है, ज़मीन जहाँ पे हम खेती करते हैं, ठीक है। और हम चलो इतने से समझाते हैं। इंडस्ट्रीज़ से क्या निकलेगा, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट निकलेंगे, है ना। तो यहाँ से निकला इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, जिसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। सपोज़ कि इसमें क्या है, मरकरी है, लेड है, ETC। और उसके बाद जो एग्रीकल्चरल लैंड है या फार्म्स है, यहाँ से एग्रो केमिकल्स निकलेंगे, क्या निकलेंगे, एग्रो केमिकल्स, ठीक है। इन एग्रो केमिकल्स में भी बहुत से हार्मफुल चीज़ें हो सकती हैं। सपोज़ कि इसमें फ्लोराइड मौजूद है, हाँ, DDT मौजूद है, यस ना। और भी चीज़ इसमें ऐड कर लें कि इसमें यहाँ पर फ्लोराइड है, DDT है, और पेस्टिसाइड्स है, ये सब मौजूद हैं इसमें, पेस्टिसाइड्स। तो पॉल्यूशन में हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं, पॉल्यूशन में आपने डेफिनेशन क्या पढ़ी पॉल्यूशन की, कि एनी अनवांटेड अनडिज़ायरेबल चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, सॉइल, एयर ना, दैट इज़ हार्मफुल फॉर ऑब्जेक्ट, ऑर्गेनिज्म, बिल्डिंग्स, ETC इज कॉल्ड एज पॉल्यूशन। तो इनसे निकलने वाले वो हानिकारक पदार्थ जिनका किसी भी बॉडी के ऊपर बुरा असर पड़ता है, उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में। यानी यहाँ से हानिकारक पदार्थ निकले और कहाँ डंप हो गए, किसी इन्वायरमेंट में डंप हो गए, और ऐसे पदार्थ निकले कि जिसकी जो कि क्या हो, हार्मफुल हो, ऐसे पदार्थ निकले जो क्या हो, हार्मफुल हो ना, जिनका जो है जिससे उनकी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उनको पॉल्यूटेंट्स कहेंगे। और इस फिनोमिनन को चूँकि अनडिज़ायरेबल है, अनवांटेड है, तो क्या बोल देंगे, पॉल्यूशन कह देंगे।
ठीक। यानी पॉल्यूशन में हम ये पढ़ते हैं कि किस जगह से किस केमिकल के इन्वायरमेंट में डंप होने से उसकी केमिकल, फिज़िकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती, इसकी स्टडी हमने कर लिया। और फिर इसका यानी ये जो केमिकल्स या पॉल्यूटेंट्स आकर के डंप हुए हैं इन्वायरमेंट के अंदर, उनसे ऑर्गेनिज़म के ऊपर क्या बुरा असर पड़ रहा है, किसके ऊपर, ऑर्गेनिज़म्स के ऊपर क्या बुरा असर पड़ रहा है। मतलब ये कि जैसे मान लो Hg है ना, बोलो, किसी सोर्स से Hg आ करके इन्वायरमेंट में डंप हुआ तो इससे फिजिकल प्रॉपर्टी इन्वायरमेंट क्या होगी, चेंज हो गई, तो इसको तो हम कहेंगे पॉल्यूशन, ठीक। फिर इस Hg से ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो बुरा असर पड़ा उसे हम क्या बोलेंगे, टॉक्सिकोलॉजी कहेंगे। Hg इज़ अ पॉल्यूटेंट। Hg क्या है, एक पॉल्यूटेंट है, मरकरी। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट के ज़रिए ये वाटर बॉडी में आया, खेतों में आया, इरिगेशन के ज़रिए कहाँ पर आया, खेतों में पहुँचा, वहाँ से फूड चेन के ज़रिए कहाँ पहुँचा, खेतों में पहुँचा, खेतों के बाद बारिश के ज़रिए कहाँ पहुँच गया, तालाब में, नदियों में भी पहुँच सकता है, वहाँ पे फिशेस में पहुँचेगा, फूड चेन के ज़रिए वो फाइनली इंसानों में पहुँचेगा। तो अब मरकरी का इंसान के ऊपर क्या असर पड़ता है, उसकी सेहत के ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कहेंगे, उसकी स्टडी हम जिसमें करेंगे कि व्हाट इज़ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द मरकरी कंसंट्रेशन ऑन ह्यूमन हेल्थ या ऑन हेल्थ ऑफ एनी अदर ऑर्गेनिज्म, दैट विल बी स्टडीड अंडर टॉक्सिकोलॉजी, उसको हम टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ेंगे। और अगर हमें ये पढ़ना है कि इस वाटर बॉडी की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजिंग क्यों आ रही है, तो मालूम पड़ेगा कि इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स यहाँ पर आकर इसमें मिक्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें क्या आ रही है, चेंजिंग आ रही है ना, इसकी फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ बदल जा रही है, यहाँ की मछलियाँ मर रही हैं या पेड़ पौधे इसके ख़राब हो रहे हैं, इसके इकोसिस्टम पर असर पड़ रहा है। तो उसकी स्टडी हम किस में करेंगे, पॉल्यूशन में करेंगे। दोनों में फ़र्क समझ में आया। एकदम और सिंपल तरीके से आप समझें तो यूँ कह सकते हैं कि पॉल्यूशन में हम ये पढ़ते हैं कि किसी सोर्स से पॉल्यूटेंट आकर के, किसी सोर्स से पॉल्यूटेंट का आकर इन्वायरमेंट में डंप होना, किसी भी सोर्स से पॉल्यूटेंट्स का आकर इन्वायरमेंट में डंप होना, इसकी स्टडी हम करते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के अंदर। अब जाहिर बात है कि जब हमने पॉल्यूटेंट टर्म इस्तेमाल कर लिया तो इसका मतलब ये है कि वो हार्मफुल होगा, समझे कि नहीं समझे, वरना कोई यूज़फुल चीज़ जा कर के अगर डंप हो जाए इन्वायरमेंट में, ठीक, तो उसको तो हम नहीं कहेंगे ना पॉल्यूटेंट। सपोज़ कि कोई ऑक्सीजन जो है वो डंप कर रहा है इन्वायरमेंट में, प्रोड्यूस करके पाइप लगा के गार्डन में ऑक्सीजन छोड़ रहा है, तो फिर वो भी तो इन्वायरमेंट में डंप कर रहा है ना, लेकिन ऑक्सीजन छोड़ रहा है तो वो तो फ़ायदेमंद है, तो उसको हम पॉल्यूटेंट तो कहेंगे नहीं। तो हमारे कहने का मतलब ये कि पॉल्यूटेंट्स का इन्वायरमेंट में डंप होना, जब पॉल्यूटेंट शब्द इस्तेमाल कर लिए इसका मतलब वो क्या होगा, हार्मफुल होगा, इन्वायरमेंट की फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज भी करेगा। तो इसकी स्टडी तो करेंगे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में। और टॉक्सिकोलॉजी में किसकी स्टडी करेंगे, जो पॉल्यूटेंट्स डंप किए गए एनवायरनमेंट के अंदर उनका ह्यूमन हेल्थ पर या दूसरे ऑर्गेनिज्म की हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है, उसका असर क्या पड़ रहा है, उस जहर का, उस पॉल्यूटेंट का, उस टॉक्सिक सब्सटेंस का जो हमारे ऊपर या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो असर पड़ रहा है, उसकी स्टडी हम किस में करेंगे, टॉक्सिकोलॉजी में। ठीक है, फिर उसमें ये भी देखते हैं। अच्छा, आपने पढ़ा था एक्टोटॉक्सिकोलॉजी, तो उसमें क्या पढ़े थे आप कि एक्टोटॉक्सिकोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ विद द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द टॉक्सिकेंट्स, यही पढ़े थे ना। यानी एक्टोटॉक्सिकोलॉजी में हम किसी भी टॉक्सिकेंट की क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं, ठीक, या क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। मतलब ये कि इन्वायरमेंट में कितनी मात्रा में जो है कोई पॉल्यूटेंट डंप हो कि वो परमिसिबल हो, यानी उससे उतना ख़तरा ना होगा इंसान को ना, तो इसकी भी स्टडी की जाती है कि कम से कम कितनी मात्रा परमिसिबल है, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मात्रा परमिसिबल है। जैसे जब हमने आपको एयर पॉल्यूशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था SPM लेवल के बारे में, ठीक, या फिर जब हम लोग वाटर का टेस्ट किए तो उसमें हमने आपको बताया था कि कितना TDS परमिसिबल है WHO के अकॉर्डिंग, या फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना TDS परमिसिबल है, कितना हार्डनेस परमिसिबल है। जब उससे ज़्यादा हार्डनेस होगी, उससे ज़्यादा TDS होगा तो वो वाटर फिर क्या कहलाएगा, पॉल्यूटेंट कहलाएगा। फिर वो वाटर तो पॉल्यूटेंट हो गया, ठीक।
फिर उसका जो है क्या कहते हैं ह्यूमन हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है वो क्या हो जाएगा, उसको हम कहेंगे उसकी स्टडी करेंगे टॉक्सिकोलॉजी। तो दोनों में फ़र्क समझ में आया? कहीं ना कहीं से आपने उल्टा बता दिया था ना नीरम, आपने कुछ उल्टा बता दिया था। सोच सही रही थी लेकिन थोड़ा सा जाने के बाद आगे वो हो गया था कि पॉल्यूशन में क्या पढ़ेंगे आप बताओ, पॉल्यूशन में क्या पढ़ेंगे? पॉल्यूटेंट्स का एनवायरनमेंट में डंप होना, इसकी स्टडी पॉल्यूशन में करेंगे, ठीक, जो इन्वायरमेंट के लिए क्या हो, हानिकारक हो। अब उसके बाद उन टॉक्सिकेंट्स का जो जो मतलब पॉल्यूटेंट्स जो आके इन्वायरमेंट डंप हुए हैं उनका ह्यूमन हेल्थ पर या फिर ऑर्गेनिज्म की हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है, उसकी स्टडी हम किस में करेंगे? टॉक्सिकोलॉजी में। दोनों में ये डिफरेंस हो गया। देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ टॉक्सिकेंट्स में सबसे पहले सॉल्युबिलिटी, दूसरा क्या है? परसिस्टेंस, और फिर तीसरा बायो अक्यूमुलेशन, चौथा बायोमैग्नीफिकेशन, और फिर केमिकल इंट्रैक्शन। इसके टाइप में बताया गया था दो, एक था जिसे कहते हैं एंटागोनिस्टिक और दूसरा क्या था? केमिकल इंट्रैक्शन, यही है ना? देखो ये टॉपिक क्या है, पहली बात ये समझ लें आप कि जैसे सपोज़ कि एक वाटर बॉडी है, ठीक है, इस वाटर बॉडी में किसी भी सोर्स से एक टॉक्सिकेंट आ रहा है, ये क्या है? कोई टॉक्सिकेंट केमिकल है वो इस वाटर बॉडी के अंदर आया, ठीक। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस टॉक्सिकेंट की टॉक्सिसिटी यानी इसके विषैलेपन पर असर डालते हैं? कोई केमिकल ऐसा होगा यानी इसका कोई कैरेक्टर या कोई फैक्टर ऐसा होगा जो इसकी टॉक्सिसिटी को बढ़ा रहा होगा, कोई ऐसा होगा जो घटा रहा होगा, है ना? तो उन्हीं फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या है? सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता जिसे कहते हैं। आप जानते हो कि जितने भी केमिकल्स होते हैं, कोई भी केमिकल होगा तो या तो वो वाटर सॉल्युबल होगा और या तो फैट सॉल्युबल। जैसे विटामिन होता है ना, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल, तो ठीक वैसे ये भी है। तो कुछ टॉक्सिकेंट जो होंगे वो वाटर सॉल्युबल होंगे और कुछ क्या होंगे? फैट सॉल्युबल होंगे। तो आपको मालूम है कि वाटर क्या है? एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हर जगह मिल जाता है। टॉक्सिकेंट्स के फैलने के लिए एक बहुत बड़ा कारण भी क्या है? वाटर ही है भाई। टॉक्सिकेंट जो है वो वाटर में ही डंप होते हैं यूजुअली, फिर इरिगेशन के ज़रिए खेतों में आते हैं, उससे हमारे क्रॉप्स में आते हैं, क्रॉप के ज़रिए हमारे अंदर आते हैं। या फिर मान लो दूसरा कारण क्या हो सकता है कि हम पेस्टिसाइड के रूप में जो फॉर्म्स या खेतों में इस्तेमाल करते हैं किसी पेस्टिसाइड को या किसी और केमिकल को, तो बारिश के बाद वो फिर कहाँ चला जाता है? बारिश जब होगी तो बारिश के पानी में डिज़ोल्व होकर वो कहाँ पहुँचेगा? तालाब में पहुँचेगा, नदी में पहुँचेगा, वहाँ जा कर के फिर से वहाँ के ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुँचाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर का बहुत बड़ा रोल है टॉक्सिकेंट को फैलाने में, है ना? तो अगर मान लीजिए कि कोई टॉक्सिकेंट ऐसा है जो वाटर इनसॉल्युबल है और फैट सॉल्युबल है, तो अब फैट उसे कहाँ मिलेगा डिज़ोल्व होने के लिए? तो जाहिर सी बात है उसकी टॉक्सिसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। यानी कोई टॉक्सिकेंट है तो विषैला, लेकिन जब वो हमारे लिविंग सिस्टम में पहुँचेगा तब तो जाकर नुकसान पहुँचाएगा ना।
और पहुँचेगा कैसे? फूड चेन के ज़रिए। फूड चेन में पहुँचने के लिए वाटर एक बहुत मेन रोल प्ले करता है। अभी आपने देखा ना कि भाई खेतों में अगर मान लो कोई टॉक्सिकेंट पहुँचा है तो वो पहले कहाँ जाएगा? तालाब में जाएगा, नदी में जाएगा, ठीक है, फिर वहाँ पे जाके फ़िश में जाएगा, फ़िश से इंसान में पहुँच सकता है। या फिर एक जगह मान लीजिए आपने पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया किसी खेत में, किसी एरिया के लोगों ने, वो पहुँचा नदी में, फिर नदी का पानी बहुत दूर गया, फिर वो पानी से नहर निकली, नहर मतलब नदी से नहर निकाली गई, उसके बाद उसका इरिगेशन कहीं दूर दराज के खेतों में हुआ, तो यहाँ का जो पेस्टिसाइड वाला केमिकल था, टॉक्सिकेंट, वो कहीं दूर दराज के खेत में भी पहुँच गया। तो यहाँ के लोग जो उनको जो यहाँ से प्रॉब्लम हुई तो हुई, साथ में जो दूर दराज पहुँच गया उनको भी प्रॉब्लम होगी ना उससे। तो इससे ये मालूम पड़ रहा है कि वाटर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग द वाटर सॉल्युबल टॉक्सिकेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टॉक्सिकेंट वाटर में सॉल्युबल होंगे वो ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएंगे और ईजिली क्या होंगे? रीचेबल होंगे ऑर्गेनिज्म तक या लिविंग सिस्टम तक। और जो फैट सॉल्युबल होंगे, क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी कम है, फैट की अवेलेबिलिटी भी कम है इन्वायरमेंट में, इस वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी, तो इनकी टॉक्सिसिटी भी क्या होगी? कम होगी। ये पहला पॉइंट था। क्लियर है? फिर दूसरा क्या है? परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब क्या होता है? परसिस्ट का मतलब शेष रहना या बचे रहना। शेष रहना या बचे। जैसे सपोज कि आपको फीवर हो गया ना, तो आप अक्सर लोग कहते हैं ना भाई हमको फीवर बहुत परसिस्ट कर रहा है, या हमको हेडेक परसिस्ट कर रहा है। हेडेक का मतलब हमें सर दर्द क्या कर रहा है? परेशान कर रहा है, मतलब सर दर्द बना हुआ है। परसिस्ट करना मतलब परेशान करना है, शेष। जब कोई चीज़ शेष रहेगी, कोई तकलीफ, तभी तो बची रहेगी ना, तभी तो परेशान करेगी। तो परसिस्ट का मतलब होता है, परसिस्टेंस का मतलब शेष रहना। तो अब मान लीजिए यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? टॉक्सिसिटी ऑफ द टॉक्सिकेंट्स के बारे में। तो अब कुछ टॉक्सिकेंट्स तो ऐसे होते हैं कि जो क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल होते हैं। क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल। यानी टॉक्सिकेंट्स जो हैं, इसमें हम बता रहे हैं आपको कि टॉक्सिकेंट्स दो टाइप के हो गए। एक तो जिसे हम कहेंगे बायोडिग्रेडेबल, और दूसरा क्या हो जाएंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या हुआ कि जो इन्वायरमेंट में डंप होने के बाद माइक्रोब्स के द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं सिंपलर फॉर्म में, उसको क्या बोलेंगे हम? बायोडिग्रेडेबल। तो अगर मान लीजिए कोई टॉक्सिकेंट बायोडिग्रेडेबल है बहुत हानिकारक, लेकिन क्या है? बायोडिग्रेडेबल है, तो जैसे ही वो इन्वायरमेंट में डंप होगा, माइक्रोब्स उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? माइक्रोब, जैसे मान लो कोई एक बायोडिग्रेडेबल है, कोई एक केमिकल, और वो जो है इन्वायरमेंट में डंप हो गया। जैसे ही वो डंप होगा इन्वायरमेंट के अंदर, तो जो माइक्रोब्स हैं वो इसे क्या करेंगे? इसे डिकम्पोज करेंगे, और डिकम्पोज करने के बाद ये बहुत सी स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। फाइनली फिर इसको माइक्रोब डिकम्पोज करेंगे और कुछ समय बाद ये क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा इन्वायरमेंट से। तो ये तो कम टॉक्सिक होगा ना। और अगर मान लो कोई क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है, या बायोडिग्रेडेबल है लेकिन उसका बहुत स्लो डिग्रेडेशन होता है, बहुत स्लो होता है। तो अगर स्लो डिग्रेडेशन हुआ या फिर अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल हुआ, तो ऐसी सूरत में उसकी मात्रा क्या होगी? लगातार इन्वायरमेंट में बढ़ती रहेगी, वो ज़्यादा देर तक इन्वायरमेंट में परसिस्ट करेगा, ज़्यादा लिविंग सिस्टम में पहुँचेगा और ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुँचाएगा। इसका मतलब कि ऐसे टॉक्सिकेंट्स जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं या जिनका डिग्रेडेशन बहुत स्लो होता है, तो वो क्या होते हैं? उनकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है। ठीक, ये एक असर हो गया। फिर तीसरा जिसे कहते हैं बायो अक्यूमुलेशन ना। बायो अक्यूमुलेशन में क्या? देखो, जैसे कोई भी टॉक्सिकेंट है, सपोज़ कि एक टॉक्सिकेंट है, मान लेते हैं हम मरकरी। ये टॉक्सिकेंट जो है वो फूड चेन के ज़रिए कहाँ पर आया? ह्यूमन बींग्स के अंदर आ गया। ठीक, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जाएगा तो कहाँ जाएगा? जाहिर बात है फूड चेन जरिए आएगा तो हम उसे खाएंगे, स्टमक में जाएगा। फिर इसके बाद जब हमारा फूड डाइजेस्ट होगा तो वो ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, फिर इसका एसिमिलेशन होगा, फिर वो कहाँ जाएगा? हमारे टिश्यू फ्लूइड में, फिर वहाँ से सेल्स के अंदर। सेल्स किसी न किसी टिश्यू की होंगी, है ना। तो मतलब यहाँ से जाने के बाद वो फ़िलहाल तो टिश्यूज़ में ऑब्लिक ऑर्गन्स में क्या हो जाएगा?
अकुमुलेट हो जाएगा। अकुमुलेशन, देखो अकुमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, एकत्र होना। अकुमुलेशन मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना या एकत्र होना, है ना। और बायो का मतलब होता है बायोस, यानी accumulation of the toxicant in biological system, in living beings, in tissues, in organs, that is called as bioaccumulation। अगर definition देखी जाए तो हम क्या कहेंगे? तबस्सुम, क्या बात है, देखो कि accumulation का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना। कहते नहीं कि भाई accumulate मत हो, मतलब इकट्ठा मत हो। तो accumulation का मतलब हो गया इकट्ठा होना। बायो का मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम में, बायोलॉजिकल सिस्टम में कोई भी चीज़ अकुमुलेट कहाँ पर होगी? या टिश्यूज़ में होगी या ऑर्गन्स में होगी, यही दो जगह पर होगी ना। तो इस तरीके से बायो अकुमुलेशन का मतलब अकुमुलेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट इन द टिश्यूज़ और ऑर्गन्स ऑफ द लिविंग बींग्स। किसी भी लिविंग बींग्स के टिश्यूज़ या ऑर्गन्स में टॉक्सिकेंट्स का इकट्ठा होना, एकत्र होना, उसे हम क्या बोलते हैं? बायो अकुमुलेशन कहते हैं। तो अब मान लीजिए कि कोई टॉक्सिकेंट है, वो फूड चेन के ज़रिए ह्यूमन बींग्स में पहुंचा, पहुंचने के बाद वो कहाँ पहुंचा? किसी टिश्यू या ऑर्गन में अकुमुलेट हो गया। नेक्स्ट टाइम हमको फिर से उसका एक्सपोजर, यानी ये फर्स्ट एक्सपोजर था। ये क्या था? दिस वाज द फर्स्ट एक्सपोजर, सबसे पहला एक्सपोजर हुआ। यानी मरकरी वाली मछली हम लोगों ने सबसे पहले खाई, तो वो जाके टिश्यू या ऑर्गन में इकट्ठा हो गया। ठीक, फिर जब सेकेंड एक्सपोजर होगा तब भी क्या होगा? जब सेकेंड, तब भी ये फिर वापस आकर फिर उसी टिश्यू ऑर्गन में इकट्ठा होगा। सपोज़ कि लीवर में इकट्ठा हो रहा है, तो अब जब जब हम ये इस ऐसी फिश हम खाएंगे, थर्ड एक्सपोजर जब होगा, है ना, तो ये फिर से आकर के इसी ऑर्गन में इकट्ठा होगा। मान लो वो लीवर है, तो जितनी बार हमें एक्सपोजर हुआ उस केमिकल का, उस टॉक्सिकेंट का, तो वो आ करके हमारे किसी एक पार्टिकुलर टिश्यू या ऑर्गन में एकत्र होना शुरू हो गया, एकत्र हो रहा है वो। तो पहली बार वाले में जो टॉक्सिकेंट था वो अभी हार्मफुल लेवल पर नहीं पहुंचा था, यानी उसकी कंसंट्रेशन अभी हार्मफुल नहीं थी, कम थी, तो हमको हार्म नहीं पहुंचाया वो। सेकेंड बार में भी नहीं पहुंच पाया, थर्ड बार में हो सकता है पहुंच जाए, या फिर ऐसे ही जब बार बार 2-4 बार 5 बार 6 बार हमको लगातार उसका एक्सपोज़र होता रहेगा, चाहे फूड चेन के ज़रिए या फिर कोई और केमिकल होगा तो किसी और ज़रिए भी एक्सपोज़र होगा। सपोज़ कि कोई रेडिएशन है तो डायरेक्ट एक्सपोज़र हो रहा है, कोई चीज़ वाटर में डिज़ोल्व हो रही है तो वो हमें फूड चेन के ज़रिए जा रही है ना। तो जब हम बार बार एक्सपोज़र में आते रहेंगे उस टॉक्सिकेंट के, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जो ये परमिसिबल लेवल है टॉक्सिकेंट का, उससे ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा हमारे ऑर्गन या टिश्यू के अंदर, और अब ये क्या करेगा? हमको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बायो अकुमुलेशन कह देंगे। ये आया समझ में? ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या था? हाँ, बायो मैग्निफिकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर मैंने 2018 में ये पूछा भी गया है ना। तो बायो मैग्निफिकेशन क्या है? देखिए, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए DDT है, ठीक, जब ये फूड चेन के ज़रिए कहाँ पहुँचते हैं हमारे अंदर, मान लीजिए फूड चेन के ज़रिए पहले DDT कहाँ से आएगी? हम इस DDT का इस्तेमाल करेंगे, दिस विल बी यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड कह लो, इसको हम जो है पेस्टिसाइड के रूप में इस्तेमाल करेंगे ना। तो ये इन्वायरमेंट में डंप हो गई, जाहिर बात है खेतों में पेस्टिसाइड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, डंप हो गई है। अब ये DDT जो है वो फूड चेन जब इन्वायरमेंट में डंप होगी तो फिर पानी, बारिश के पानी के साथ डिज़ोल्व हो करके ये कहाँ जाएगी? तालाब में जा सकती है। ठीक, तालाब में जाएगी तो वहाँ पर तालाब के बॉटम में जो कीचड़ है उसमें मौजूद हो जाएगी, या फिर वाटर में भी डिज़ोल्व रह सकती है। वहाँ पर मौजूद जो प्लांट्स हैं, जैसे एल्गी है या फिर दूसरे एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उसमें एब्जॉर्ब होगी। यानी हम कह लो, यहाँ लिख सकते हैं कि एक्वेटिक, पहले यहाँ पे हम कहेंगे फूड चेन नहीं, यहाँ पे हम लिखते हैं पहले रेन वाटर, है ना। ये डंप कहाँ पर हुई? इन फार्म्स, खेतों में डंप हो गई, फिर रेन वाटर के ज़रिए कहाँ पर पहुँची? वाटर बॉडी में। कहाँ पर? इट विल रीच इनटू वाटर बॉडी, किसी भी पॉन्ड में, क्या कहते हैं, रिवर्स में, लेक्स में, सब पहुँची। फिर यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी? जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स में पहुँचेगी। एक्वेटिक प्लांट से फिर फूड चेन के ज़रिए
कार्निवोरस या पहले हर्बीवोरस फिशेस में, फिर उसके बाद कार्निवोरस फिशेस में, उसके बाद फिर सीधा कहाँ जाएगा, मैन ह्यूमन बींग्स में आ जाएगा ना। तो ये देखा जाए डीडीटी इसके लिए कोई नेचुरल सब्सटेंस तो है नहीं वाटर बॉडी के लिए, ये तो इंसान, ये डीडीटी एक सिंथेटिक पेस्टिसाइड है ना, हम लोगों ने बनाया इसको, ठीक है। वाटर बॉडी में गया तो इसके लिए नई चीज़ होगी। उसके बाद फिर एक्वेटिक प्लांट में, वैसे भी इसका डिग्रेडेशन बहुत स्लो होता है, तो इसका मतलब कि इसका जो है क्या कहते हैं अकुमुलेशन भी होगा, है ना, हम बायो अकुमुलेशन भी कह सकते हैं। यानी हर ऑर्गेनिज्म में जब पहुंचेगा, एक बार जब एक्सपोजर होगा तो प्लांट्स पे पहुंचा, फिर सेकंड टाइम होगा तो और ज़्यादा पहुंच जाएगा, थर्ड टाइम होगा तो और ज़्यादा, यानी बायो अकुमुलेशन भी इसका होगा। क्योंकि इसका कह लो कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसका डिग्रेडेशन नहीं होता, या होता भी है तो बहुत ही स्लो होता है। मैंने बताया था कि 50 साल तक भी शेष रह सकता है मिट्टी के अंदर। तो इस तरीके से जब डीडीटी या ऐसे ही बहुत से टॉक्सिकेंट्स हैं कि जो जब एक ऑर्गेनिज्म में जाते हैं, जैसे यहाँ पे गया मान लो एक्वेटिक प्लांट्स में गया ना, तो अब इनके अंदर दे विल अंडरगो सम चेंजिंग। अब इनके अंदर क्या आएगी, इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, ठीक। यानी कहाँ पर, जब ये वाटर बॉडी से प्लांट्स के अंदर गए तो इसके अंदर क्या होगा, अंडरगो चेंजेस, कुछ बदलाव आएगा। हर्बीवोरस फिशेस में जाएंगे यहाँ भी क्या होंगे, अंडरगो चेंजेस, यानी इसमें भी कुछ बदलाव आएगा। फिर कार्निवोरस फिशेस में जाएंगे, दे विल अगेन अंडरगो सम चेंजेस। एंड फाइनली व्हेन दे रीच इन द टॉप कंज्यूमर ह्यूमन बींग्स, जब आखिर में कहाँ पहुँचेंगे, ह्यूमन बींग्स में पहुँचेंगे, तो तब तक ये अपने से पहले से ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा हार्मफुल बन जाएंगे। डीडीटी अपने प्योर फॉर्म में भी क्या है, डेंजरस है, हार्मफुल है। और अगर वेरियस ट्रॉफिक लेवल, ये सब क्या है, एक्वेटिक प्लांट ये एक ट्रॉफिक लेवल है, क्या है, एक ट्रॉफिक, यानी पोषण स्तर है ना। ऐसे ये भी क्या है, हर्बीवोरस फिशेस ये भी एक पोषण स्तर है या ट्रॉफिक लेवल है। कार्निवोरस फिशेस ये भी क्या है, एक ट्रॉफिक लेवल है, पोषण स्तर है। और ये भी क्या है, एक ट्रॉफिक लेवल है, ये टॉप कंज्यूमर में आएंगे। तो जैसे जैसे डीडीटी या ऐसे ही दूसरे केमिकल्स जब एक ट्रॉफिक लेवल से क्रॉस करके दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में जाते हैं, तो इस दौरान इनके अंदर बहुत सी चेंजिंग आती है। किसमें, उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में चेंजिंग आती है, दे अंडरगो सर्टेन चेंजिंग, ठीक है। और इस चेंजिंग का नतीजा क्या होता है कि वो खुद तो अपने प्योर फॉर्म में नुकसानदेह तो थे ही, चेंजिंग आने के बाद वो और ज़्यादा नुकसानदेह हो जाते हैं, ठीक। मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है, बढ़ जाना। मैग्नीफाई मतलब क्या होता है, बढ़ना। जैसे आप पढ़ते हैं माइक्रोस्कोप में मैग्नीफिकेशन पावर, ठीक। भाई आप 10x यूज़ कर रहे हो, 45x यूज़ कर रहे हो, 60x यूज़ कर रहे हो, 100x यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब 45x का मतलब क्या होगा, 45 टाइम्स मोर मैग्नीफाई करके जब कोई इमेज दिखाया तो उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, 45x कहते हैं। तो ऐसी मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए, मैग्नीफिकेशन मतलब क्या हुआ, बढ़ जाना, इंक्रीज़ करना ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बायो मैग्नीफिकेशन, इसका मतलब कि मैग्नीफिकेशन ऑफ द टॉक्सिसिटी ऑफ अ particular toxicant in the biological system while traveling or while passing through various trophic levels ना। यानी किसी टॉक्सिकेंट का वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स के थ्रू पास होते समय अपने से ज़्यादा हार्मफुल फॉर्म में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, बायो मैग्नीफिकेशन कहलाता है, ठीक। द मैग्नीफिकेशन ऑफ द टॉक्सिसिटी ऑफ अ टॉक्सिकेंट in living system while passing through various trophic levels is called as biomagnification। इसके ज़रिए डीडीटी अपने आप में खुद ख़तरनाक था, लेकिन जब ये ट्रांसफ़र होगा तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, इसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। इस वजह से ऐसे केमिकल्स को इन्वायरमेंट में डंप करना बहुत ज़्यादा घातक होता है, क्योंकि जितनी समय तक ये रहेगा इन्वायरमेंट में उतने ट्रॉफिक लेवल्स में ये ट्रैवल करेगा, जैसे से ट्रैवल करेगा वैसे उसको नुकसान पहुँचाता चला जाएगा और साथ में और ख़तरनाक रूप में बदलता चला जाएगा। तो ये क्या था, बायोमैग्नीफिकेशन था। नेक्स्ट क्या है,
केमिकल इंट्रैक्शन। देखो इंटरेक्ट का मतलब क्या होता है, अंतर क्रिया होती है ना। इंटरेक्ट मतलब अंतर क्रिया, दो चीज़ों का आपस में टकराना, उनके बीच में कोई रिएक्शन होना, या दो चीज़ों की आपस में जो क्रियाएं होती हैं उसे बोलते हैं इंट्रैक्शन कहते हैं। ठीक। तो केमिकल इंट्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो ये कोई टॉक्सिकेंट है और इन्वायरमेंट में बहुत से केमिकल्स मौजूद होते हैं। इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, बहुत से केमिकल। तो जब टॉक्सिकेंट जो है वो डंप होते हैं इन्वायरमेंट में, तो कुछ टॉक्सिकेंट के अंदर ये भी खासियत होती है कि दे कैन इंटरैक्ट विद द केमिकल्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। ये क्या कर सकते हैं, जो केमिकल्स प्रेजेंट है एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद हैं ऑलरेडी, भाई इन्वायरमेंट में तो बहुत से केमिकल मौजूद है ना, और टॉक्सिकेंट भी बहुत टाइप के हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जो इनर टाइप के होते हैं, दूसरे से इंटरैक्ट नहीं होते, अपने आप में खुद ही नुकसानदेह होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो इंटरैक्ट हो जाते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे टॉक्सिकेंट जो दूसरे केमिकल से क्या हो, इंटरैक्ट हों। तो इंटरैक्ट होने के बाद दो बातें हो सकती हैं। मान लीजिए जब ये इंटरैक्ट होंगे दोनों आपस में, दो बातें होंगी। एक तो ये लेस हार्मफुल हो सकता है, क्या हो सकता है, लेस हार्मफुल, और दूसरा क्या हो सकता है, मोर हार्मफुल। दोनों में फ़र्क है। बायोमैग्निफिकेशन में जो हार्मफुलनेस थी वो क्यों थी, क्योंकि उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में, उसके स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ रही थी। हर बार वो कुछ चेंज हो रहा था और अपने से ज़्यादा ख़तरनाक केमिकल में बदल रहा था, उसको बायोमैग्निफिकेशन आपने कह दिया। और वो कहाँ पर हुआ, हुआ इनसाइड आवर बॉडी, यानी बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहा है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि टॉक्सिकेंट्स इन्वायरमेंट में मौजूद केमिकल के साथ इंटरैक्ट हो रहे हैं, और इंटरैक्ट होकर के दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो कम हानिकारक हो जाएं या ज़्यादा हानिकारक हो जाएं। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, केमिकल इंट्रैक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि टॉक्सिसिटी ऑफ अ टॉक्सिकेंट आल्सो डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर ऑफ इंटरैक्शन विद द केमिकल प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। इनकी जो टॉक्सिसिटी है वो इस बात पर भी निर्भर करती है कि वो इन्वायरमेंट में मौजूद किसी केमिकल के साथ इंटरैक्ट तो नहीं होते, और अगर इंटरैक्ट होते हैं तो इंटरैक्ट होने के बाद क्या होता है, या तो वो कम हार्मफुल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ज़्यादा हार्मफुल हो जाए तो बहुत बुरी बात है। ठीक है, इसका एग्जांपल एक लिखाया गया होगा ना कि जो वर्कर्स हैं, वर्क करते हैं, तो देखिए अक्सर जो एस्बेस्टॉस है, जो धूल गर्दा है, जब वो हमारे लंग्स के अंदर जाता है तो उसकी वजह से लंग के कैंसर होने के चांसेस होते हैं, है ना, समझ रहे हैं। अब सुनो, आप जानते हैं कैंसर के कॉज के रूप में किसको निकोटिन को मानते हैं। निकोटिन प्रेजेंट इन द टोबैको इज़ अ मेन कॉजल एजेंट ऑफ द कैंसर। वैसे बहुत से कारण हैं कैंसर के, लेकिन एक तो ओरिजिन ये है ना, केमिकल ओरिजिन ऑफ द कैंसर में कहा जाता है कि निकोटिन से कैंसर होता है, मानते हैं ना भाई। तो जब निकोटिन से कैंसर होता है तो निकोटिन तो अपने आप में खुद ही खतरनाक टॉक्सिकेंट है, उससे कैंसर होता है। अब जब ये एस्बेस्टॉस के साथ इंटरैक्ट होता है, एस्बेस्टॉस कहाँ मौजूद है, एनवायरनमेंट में, जब वो उसके साथ, अब आप कहोगे एस्बेस्टॉस एनवायरनमेंट में मौजूद है तो वहाँ पे इंटरैक्ट होगा ना। एस्बेस्टॉस एनवायरनमेंट में मौजूद है, सांस के जरिए कहाँ पहुँचता है, हमारे विंड पाइप और लंग्स में पहुँच जाता है, एल्विलाई वगैरह में। एल्विलाई तो हमारे एनवायरनमेंट के सीधे कॉन्टैक्ट में ही तो है ना। हमारे लंग्स के अंदर जो एल्विलाई मौजूद हैं वो सीधे हमारे देखा जाए तो बाहर के एनवायरनमेंट से, यानी हमारे अंदर का हिस्सा जो है वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट में, एनवायरनमेंट से कनेक्ट है। अभी यहाँ पे कुछ भी धूल उड़ेगी तो वो उसका असर हमको विंड पाइप में महसूस होगा, लंग्स में महसूस होगा, होता है ना। इसका मतलब हमारे एल्विलस जो हैं, एल्विलाई जो हमारे लंग्स के चैम्बर हैं छोटे छोटे, वो सब जो बाहर से कनेक्ट हैं। तो अब जब ये एस्बेस्टॉस यहाँ पर जा रहा है और हमारे ब्लड में क्या था, निकोटिन, अगर मान लो जो स्मोकिंग कर रहे हैं, वैसे भी एस्बेस्टॉस की वजह से लंग कैंसर होने के चांसेस होते हैं। जो लोग निकोटिन का सेवन कर रहे हैं तो वो निकोटिन एस्बेस्टॉस से इंटरैक्ट होकर के अपने और ख़तरनाक फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है और लंग कैंसर के चांसेस को बढ़ा दे रहा है। अभी जब वाराणसी में जब पुल बन रहा था तो उस वक्त बीएचयू की रिपोर्ट थी, न्यूज़पेपर में आया हुआ था कि लंग्स मतलब कि प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उस बीच पूरे बीएचयू में। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में जो है वहाँ पर लंग की प्रॉब्लम जो थी, सांस की बीमारियाँ, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उसकी बहुत बड़ी वजह क्या थी कि वहाँ पे
ब्रिज बन रहा था, हाईवेज बन रहे थे, तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ती थी, जो जाता था भारतीय वो पागल हो जाता था धूल से। तो इतना धूल उड़ता था, तो वो सब लोग लगातार जिनका डेली वहीं पर उठना बैठना आना जाना है वहाँ से, तो वो तो बहुत ज़्यादा धूल जो है वो इनहेल कर रहे होंगे ना, इसकी वजह से उनके अंदर लंग्स प्रॉब्लम या फिर कह लो कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ बढ़ रही थी। ज़्यादातर पेशेंट जो किस में आ रहे थे, रेस्पिरेटरी डिजीज़ वाले आ रहे थे। तो इससे ये मालूम पड़ा कि जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स से जो इंटरेक्शन है टॉक्सिकेंट्स का, इस पर भी टॉक्सिकेंट्स की टॉक्सिसिटी डिपेंड करती है। ठीक, क्लियर हो गया? तो ये क्या थे? दीज वर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट द टॉक्सिसिटी ऑफ द टॉक्सिक।